हम्म हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर में हमने उन लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप से डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस रिएक्शन, जबकि हेटरोट्रॉप्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। इच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्टेड रहते हैं, अनुकूलन मतलब। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि फूड मटेरियल क्या है और उसको लेने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, whether the food source is stationary such as grasses or mobile such as a deer would allow for differences in how the food is accessed and what is needed to apparatus used by a cow and a lion. सिंपल सी बात है, काउ जो ग्रासेस को लेती है और जो लायन है वो हिरण को लेता है। तो उन लोगों का मैकेनिज्म अलग अलग है कि वो हिरण को कैसे लेगा। काउ के लिए इजी है कि ग्रासेस को ले ले, ठीक है। और उसकी जो बॉडी डिजाइन भी उस तरह से है। आगे हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। इधर अलग अलग ढेर सारी स्ट्रेटजीज हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए कि कैसे वो फूड को लें और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करें। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपने बॉडी के बाहरी भोजन को पचा के तब एब्जॉर्ब करते हैं, अपने शरीर के अंदर नहीं पचाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई। एग्जाम्पल आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। मशरूम से आप लोग परिचित होंगे, मशरूम वेजिटेबल्स के लोग यूज करते हैं, जो एक तरह का फंजाई है लेकिन ईटेबल फंजाई है और ये प्रोटीन रिच होता है। अदर अदर्स टेक इन अ होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और अदर क्या होते हैं, अपने शरीर के अंदर भोजन को लेते हैं फिर उसके अंदर डाइजेस्ट करते हैं, एज लाइक ह्यूमन बींग्स का आप कह सकते हैं। ठीक है। What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning। क्या शरीर के अंदर लिया जाएगा और कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, पूरे फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है आपके शरीर की फंक्शनिंग कैसी है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ क्या होते हैं, अच्छा जो फंजाई वाला एग्जांपल दिया था वो उस कैटेगरी में आएगा सेप्रोफाइट्स में, जो अपने शरीर के बाहरी भोजन को पचा के उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफाइट मतलब सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन लेते हों। अब जो दूसरों को किल किए बगैर, किल तो करना नहीं चाहते लेकिन कमज़ोर जरूर कर देते हैं, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे पैरासाइट आपके सर में जूं या फिर जोक, ठीक है, या फिर आपके इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले वॉर्म्स एज लाइक टेप वार्म, फ्लैट वार्म, राउंड वार्म, जो आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक प्लांट की बात करें कुस्कोटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट है, दूसरे प्लांट से अपनी लाइफ अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है। अब हम लोग बात करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं। यहाँ पे इस पैरा में दो एग्जांपल्स हैं बेटा, एक अमीबा का, दूसरा पैरामीशियम का। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जो डायग्राम देख रहे हो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, और अमीबा को जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफर in various organisms. In single cell organism, the food may be taken in by the entire surface. ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो फूड होता है पूरे पूरे इंटायर सरफेस पर लिया जाता है, एज लाइक अमीबा। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन अ फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the food particles forming a food vacuole। जो इस एक्सटेंशन है जिसकी बात कर रहा है इरेगुलर शेप में, इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स आभासी, पोडिया मीन्स पैर, मतलब नकली पैर, जो अभी है बाद में नहीं रहेगा, चेंज होता रहता लगातार। तो फूड वैक्यूल बन गया। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन which then diffused into cytoplasm। फूड वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, और वो फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो सिंपलर वंस
विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म चला गया, अमीबा उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। वो सरफेस से मूव करते हुए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तरफ शरीर से बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात करें पैरामीशियम की, दिन पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। अमीबा थोड़ा सा, जो पैरामीशियम अमीबा से थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि पैरामीशियम का शेप डिफिनिट होता है, अमीबा का शेप क्या है, इरेगुलर है। जब पैरामीशियम का शेप डिफिनिट है तो उसके पास स्पेसिफिक स्पॉट है कि कहाँ से भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेगा, और स्पेसिफिक स्पॉट है कि किस पॉइंट से वो भोजन को, अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी से बाहर निकालेगा। पैरामीशियम के बारे में आप लोग और भी जानते हो, स्लीपर शेप, जो चप्पल का आकार होता है उसके आकार का होता है, स्लीपर शेप होता है, और इस मल्टी सिलीटर होते हैं क्योंकि पूरे सरफेस से ढेर सारे सिलिया होते हैं जो इनके मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द सेल, ठीक है, द सेल हैज अ डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। इतना ही पैरामीशियम के बारे में है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से लेके एनस तक सबसे लंबा ट्यूब होता है, जिसमें पूरा डाइजेशन, पूरा न्यूट्रिशन का काम होता है। वी कैन सी द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि ट्यूब्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग रीजन अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। व्हाट्स हैपन टू द फूड वंस इट इंटर आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। इस प्रोसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जब भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस को समझने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 6.3। इस एक्टिविटी में हम लोग सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम के एक्शन को चेक कर रहे हैं कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता भी है कि नहीं करता, इस बात को प्रूफ कर रहे हैं एक्चुअली में। तो हम क्या करेंगे, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 1% सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ क्या, स्टार्च पाउडर इन 100 ml ऑफ वाटर लेंगे तो 1% हो जाएगा। उसका 1 ml 2 टेस्ट ट्यूब में रख लिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में आप क्या करेंगे, 1 ml अपना स्लाइवा ऐड करेंगे। स्लाइवा मतलब जो लार होता है आपके माउथ से निकलता है, वाटर्स, उसको 1 ml ऐड करेंगे और आधे घंटे के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद कुछ आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे टू द टेस्ट ट्यूब। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू, अब प्रश्न पूछा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज। किस टेस्ट ट्यूब में आप कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने स्टार्च के टेस्ट के बारे में समझाया था इससे पहले, जब हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में जब बात करते हैं, उसके कंपोनेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट जरूरी है, इसको प्रूफ करो। तो वहाँ पे स्टार्च टेस्ट कर रहे थे तो आयोडीन से कर रहे थे। तो जब स्टार्च को आयोडीन डाल रहे थे ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो आपको पता है भाई टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च है, आपने आयोडीन डाला तो ब्लू कलर तो टेस्ट ट्यूब बी में कन्फर्म बनेगा। लेकिन व्हाट अबाउट टेस्ट ट्यूब ए, जिसमें आपने स्लाइवा भी ऐड किया था, उसमें आयोडीन डालने पे क्या ब्लू कलर बनेगा कि नहीं। आंसर है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जो स्लाइवा है वो उसके अंदर एंजाइम पाया जाता है सेलेवरी एमाइलेज, वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट कर देगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू कलर आएगा, टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू कलर नहीं आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. हम लोग अलग अलग तरह के भोजन को लेते हैं जिसको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना होता है। Naturally the food has to be processed to generate particles which are small and the same textures. जो हम लोग फूड लेते हैं उसका साइज में स्मॉल होना और उसको सेम टेक्सचर में बनाना जरूरी होता है। सेम टेक्सचर मतलब जो स्मॉल साइज भी है, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ स्मॉल थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हो, वो भी एकदम एग्जैक्ट सेम हो, सेम टेक्सचर बनाना। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। ये कैसे होता है, हम लोग दांत से जब भोजन को क्रश करते हैं तो सेम टेक्सचर स्मॉल साइज अपने आप बन जाता है। इसीलिए समझाया जाता है कि यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अपना बेटर रखना, अपना हेल्थ बनाए रखना है तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से भोजन को क्रश करके लेना होगा। जल्दीबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ।
क्या है, जो कैनाल की लाइनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। जो फूड है उसका गीला भी होना जरूरी है, रफ रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, when we eat something we like our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. जब हम लोग कुछ खाते हैं जो मुझे पसंद है तो हम लोग मुंह में पानी आने लगता है पहले ही। कुछ लोग को रसगुल्ला देख मुंह पानी आने लगता है, तो मुहावरा भी आप लोग हिंदी में पढ़े होगे, मुंह में पानी आना मतलब कि लालच बढ़ जाना, खाने का उसको लालच आ जाता है। तो एक वैज्ञानिक रीजन है। वैज्ञानिक रीजन क्या है कि जैसे आप कोई टेस्टी फूड देखे हो जिसको आपको खाने का मन करे तो आपका माइंड कहेगा भाई भोजन लो, आपका माइंड भोजन कहेगा तो आपका शरीर तैयार हो जाएगा भोजन को पचाने के लिए, इसलिए आपके बॉडी में सलाइवा सीक्रेट होने लगता है माउथ में। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। ठीक है, if it is absorbed from the alimentary canal it has to be broken into smaller molecules and this is done with the help of biological catalyst called enzyme। क्या कर रहा है, जो भोजन हम लोग लेते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको एलिमेंट्री कैनाल पहले क्या करेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, छोटा छोटा करेगा, फिर उसको सिंपलर वन करेगा, फिर ना जाके डाइजेस्ट कर पाएगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड बना देगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना देगा, और उसके बाद फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज आर सिंपल वन, इनका एब्जॉर्प्शन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हो जाएगा। यानी डाइजेशन का डिफिनेशन आप लोग क्या दे सकते हो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन इज नोन एज डाइजेशन। ये कैसे होगा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट से, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। इसका टर्म हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैटालिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें। ठीक, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। मैंने बताया एक्टिविटी में ही कि सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम सलाइवरी एमाइलेज है, दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपल शुगर। अब इस बात की पुष्टि आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग रोटी के टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को काफ़ी देर तक चबाएंगे, लेकिन उसको स्वेल नहीं करेंगे, उसको इनगल्फ नहीं करेंगे, उसको पेट के अंदर नहीं डालेंगे, मुंह में ही रखेंगे और देर तक चबाते रहेंगे। तो आपको 5 मिनट के बाद या 5 से 10 मिनट के रेंज में वो रोटी का टुकड़ा मीठा लगने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्टार्च का टेस्ट स्वीट नहीं होता है, लेकिन जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, डेक्सट्रोज में या ग्लूकोज में। उस केस में क्या होगा, स्वीटनेस लगने लगेगा। ठीक है, द फूड इज मिक्स थोरली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ विथ च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। हमारे पास मस्कुलर टंग है, उसका काम क्या है, जो सलाइवा है फूड को मिक्सअप करना, और टीथ का काम क्या है, क्रश करना। और माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं। और आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस कि वेयर डाइजेशन इज स्टार्ट इन योर बॉडी फर्स्ट टाइम। सबसे पहले आपके लिए बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ लोगों ने स्टोमक से, कुछ लोगों ने इंटेस्टाइन से, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, बकल कैविटी, दैट इज माउथ। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। ठीक है, रेगुलेटेड मैनर फूड को आगे की ओर बढ़ना चाहिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये कैसे होगा, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पेरिस्लेटिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट। जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है ताकि फूड क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर सके। इसी को बोलते हैं पेरिस्लेटिक मूवमेंट। क्लियर। और ये ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मसल्स के बारे में बताया था, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स को आप कंट्रोल नहीं करती, अपने आप रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमच थ्रू द फूड पाइप और आसोफेगस। जो आसोफेगस होता है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, उसी को फूड पाइप बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, बकल कैविटी दैट इज माउथ को स्टोमच से कनेक्ट करने का काम है। ठीक है, द स्टोमच इज अ लार्ज ऑर्गन which expand when food enters it। स्टोमच बड़ा सबसे लार्ज ऑर्गन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, एलिमेंट्री कैनाल का, और जैसे भोजन इसके अंदर आता है ये अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमच हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके मस्कुलर वॉल में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो और ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। द डाइजेशन इन द स्टोमच इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमच। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो स्टोमच के वॉल में पाए जाते हैं। दिस रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन और म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium which facilitate
द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, 3 चीज निकाला, क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो जो पेप्सिन है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। क्लियर? और ये बात है, प्रोटीन को ये कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पेप्सिन पार्शियल करता है, फिर आगे चल के पैंक्रियाज से भी हार्मोन्स निकलता है जो ट्रिप्सिन है, एंजाइम निकलता है जो अदर काम करता है, वो प्रोटीन को फिर से डाइजेस्ट करेगा कंप्लीटली। ठीक है, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड? एसिड का और क्या काम हो सकता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के अलावा? और काम हो सकता है कि भोजन के साथ बाई चांस कोई बैक्टीरिया आ गया तो एसिडिक इफेक्ट में क्या हो जाए, किल हो जाए, मर जाए, यानी टू किल द बैक्टीरिया। और म्यूकस का काम क्या है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो एसिड है कहीं वो हमारे स्टोमक के वाल को नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए म्यूकस सिक्रेट करके उसके इफेक्ट को कम करता रहता है, बचाता है स्टोमक के वाल को। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? एसिडिटी की समस्या के बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसको खट्टी डेखार या कच्ची डेखार बोलते हैं। वो कभी कभी अनडाइजेशन की वजह से हो जाता है, ज़्यादा भोजन करने की वजह से होता है। उस केस में क्या होता है, ज़्यादा एसिड सीक्रेट होता है और यदि डाइजेस्टेड नहीं रहेगा तो फूड आपको एसिडिटी की समस्या हो जाएगी। The exit of food from the stomach is regulated by a splinter muscles which is released in a small amount into the small intestine। क्या कर रहा है, स्टोमक में फूड कलेक्ट हो गया है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा करके भेजेगा विथ ऑफ स्प्लिंटर मसल्स। स्प्लिंटर मसल्स क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होता है जो एक बार फूड को यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया फ्रॉम स्टोमच तो वापस वो स्टोमच में नहीं आ सकता। इस तरह से वो मसल्स होते हैं, वन वे डोर। ठीक है, फ्रॉम द स्टोमच the food now enter the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. इस small intestine जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्पेस में एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से वो सिकुड़ा रहता है, पता नहीं चलता है। ठीक, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन चौड़ाई कम होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इसलिए बोलते हैं कि उसकी चौड़ाई, मोटाई, जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है, भले उसकी लेंथ कम होती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। वो कौन सा भोजन लेते हैं उसके डिपेंड के अकॉर्डिंग लेंथ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। हर्बिवर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जो हर्बिवर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए टाइगर के पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि वो मीट खाता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो वो नियर अबाउट 6 to 7 मीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरली जो है ह्यूमन बीइंग्स वो कार्निवोरस नहीं है, वो क्या है, हर्बिवोरस है, शाकाहारी है। बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन के इतना लंबा होने का क्या मतलब है, क्योंकि वो हर्बिवोरस है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, मेनली 3 चीज़ हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा विटामिन मिनरल्स अलग चीज़ है। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पजेज। इसमें लीवर और पैंक्रियाज हेल्प करते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच इज एसिडिक एंड हैज़ टू मेड एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। जो स्टोमच से जो फूड आ रहा है एसिड से मिला हुआ है तो एसिडिक है, उसको बेसिक में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पैंक्रियाटिक जिसमें कुछ बेसिक सोल्यूशंस होते हैं जो चीज़ों को एल्कलाइन बनाते हैं। बेसिक सोल्यूशन मतलब एल्कलाइन सोल्यूशन को ही बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। जो बाइल जूस का काम होता है वो फैट में हेल्प करना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना होता है। ठीक है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जितना बड़ा साइज में रहेगा एंजाइम का एक्शन उस पर उतना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम हो रहती है, और जो छोटे छोटे साइज के हो जाएंगे तो इस पर एंजाइम अच्छे से एक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल साल्ट कर क्या रहा है, बाइल साल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शंस। क्लियर? दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे इसे। तो इमल्सिफाइंग एक्शन की जो सिमिलर है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप लोग क्या बताओगे
कि जो बाइल जूस है या बाइल साल्ट है जो एक्ट करता है लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करने में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। द पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस which contain enzymes like trypsin for digestion protein and lipase for breaking down of emulsified fats। ठीक है, अब कुछ बच्चे ने पूछा था ट्रिप्सिन दोबारा जरूरत के ऊपर प्रोटीन डाइजेस्ट करके, तो मैंने बताया क्या कि पेप्सिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाता है और उससे जो कुछ बच कुछ जाता है तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जैसे मैंने बता चुका हूँ पहले भी। Digested food is taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area for absorption। अब भोजन पच गया है तो उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए इनर लाइनिंग ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है जिसको विलाई बोलते हैं। इससे सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इन्हीं विलाई के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी पाए जाते हैं तो उसको माइक्रो विलाई बोलते हैं, जो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues। अब जो विलाई है वो ब्लड वेसल से जुड़े हुए हैं, कैपिलरी से जुड़े हुए हैं। जो भोजन एब्जॉर्ब करेंगे वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएगा, वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हुए ईच एंड एवरी सेल्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर, यानी यहाँ डाइजेशन का संबंध किससे हो गया, सर्कुलेशन से हो गया। तो लाइफ प्रोसेस में जितने भी सिस्टम्स हैं सबका एक दूसरे से क्या है, कोरिलेशंस है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, केवल वाटर एब्जॉर्ब करना है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। ठीक है, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्प्रिंटर। एनल के पास भी एनल स्प्रिंटर मसल्स होते हैं कि एक बार जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर गया फिर उसका अंदर वापस आना मुश्किल हो जाएगा, वन वे डोर अगेन। लास्ट है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मीन्स होता है बेटा टूथ डीके, काजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन। इनामेल की खास बात क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन यदि एसिड की इफेक्ट से धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है, डीमिनरलाइज हो जाता है, उसके मिनरल्स कम हो जाते हैं। इट बिगेन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द इनामेल्स। हमने भोजन जो किया, दांत में फंस गए हैं, दांत की अच्छी सफाई नहीं करते हैं, तो उस भोजन में बैक्टीरिया आके उसको डाइजेस्ट, उसको ब्रेक डाउन करके एसिड में कन्वर्ट करते हैं और अपने लिए एनर्जी बन लेते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे दांत का जो इनामेल है कमजोर होने लगेगा। ठीक है, masses of bacteria cell together with the food particle stick to the teeth to form dental plaque। दांतों में कीड़े पड़ जाने जैसे हम लोग कहते हैं, उसमें छेद करके बैक्टीरिया फूड पार्टिकल के साथ रहने लगता है ढेर सारे। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth। जो दांत में गड्ढे होते हैं, जो उसमें क्या कहते हैं होल बनाए के कीड़े रहते हैं, तो वहाँ पे सलाइवा नहीं पहुँच पाता कि एसिड को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर दें। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। तो ब्रश क्या है, इंपॉर्टेंट, ब्रश करना जरूरी है, जो क्या करता है, रिमूव कर देता है। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प काजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शंस। और यदि उसको ट्रीटमेंट नहीं किए समय पे तो वो क्या करेगा, हमारे पल्प्स मतलब मसल्स पे चला जाएगा जहाँ पे इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन काज कर देगा। And this is the 5 important questions. What are the differences between autotrophic nutrition and heterotropic nutrition? हमने डिटेल्स में समझा दिया है और आप लोग इसको डिफरेंस को लिखिएगा। Where do plant gets each of the raw material required for photosynthesis? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर फ्रॉम द सॉइल से, एंड क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है सनलाइट फ्रॉम द सन से। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमच? दो रोल हैं, पहला पेप्सिन को एक्टिवेट करना, दूसरा बैक्टीरिया को किल करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन क्या है कि भोजन को डाइजेशन में हेल्प करना। डाइजेशन क्या है, टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल वन। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? इसमें आप विलाई के बारे में बता दीजिए कि जो इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विलाई बोलते हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, एंड हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में